This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। प्रोग्राम में बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। पिछले हफ्ते की बात करेंगे, वीकली एनालिसिस आपके सामने रखूंगा कि पिछले हफ्ते क्या कुछ मार्केट में रहा और KSE 100 में 30 में और इन तमाम में कितने पॉइंट्स का इजाफा या कमी हुई। बात करेंगे पिछले हफ्ते के मंडे की, जो 21 नवंबर की बात मैं आपके सामने रखूं, जिस वक्त हमने 100 इंडेक्स की क्लोजिंग देखी 42,439, जिसमें हमने देखा कि 114 पॉइंट्स का एक पॉजिटिव चेंज आया। और अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो उस वक्त वॉल्यूम जनरेट हुआ 347.09 मिलियन शेयर्स। ये तो हमने की मंडे की बात। नाउ लेट्स मूव फर्दर, ट्यूसडे की बात करेंगे। ट्यूसडे को हमने देखा कि 42,631 का वॉल्यूम हमने देखा, जो कि बढ़ चुका था। मंडे के हिसाब की बात करूं तो उसमें हमने 192 पॉइंट्स का पॉजिटिव चेंज देखा और वॉल्यूम 467 का हमने वॉल्यूम ट्यूसडे को देखा। वेडनेसडे की बात करेंगे पिछले हफ्ते की, तो वेडनेसडे को भी हमने मार्केट को बहुत ऊपर जाते हुए देखा। जो मार्केट का ग्राफ है पिछले हफ्ते का वो इंक्रीज हुआ। वेडनेसडे में 42,901 का इंडेक्स जनरेट हो गया, जिसमें 269 पॉइंट्स का पॉजिटिव चेंज हमने देखा। उसके बाद 495 मिलियन शेयर्स हमने वेडनेसडे को देखे। उसके बाद थर्सडे की बात करेंगे। थर्सडे को हमने देखा कि 42,949 का लेवल रहा 100 इंडेक्स का और 48.71 का पॉजिटिव चेंज हमने देखा। और जो वॉल्यूम रहा 564.48 मिलियन शेयर्स। ये थर्सडे की बात रही। फ्राइडे की मैं बात आपके सामने रखूं तो फ्राइडे को हमने देखा कि 42,999 का वॉल्यूम क्लोज हुआ और 43 के ऑलमोस्ट एक लेवल जनरेट हो चुका है पहले भी, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई 43 की और हमने उसमें पॉजिटिव चेंज देखा 49.93 का। और अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो 502 हमने वॉल्यूम देखा फ्राइडे का। फ्राइडे पिछले हफ्ते हमने देखा कि हमारे पाँचों दिन हमने मार्केट को पॉजिटिव क्लोज होता देखा। दैट्स अ गुड साइन एंड दैट्स अ हेल्दी साइन। नाउ टोटल वीकली पॉइंट्स कैलकुलेट जो हुए पिछले हफ्ते के वो मैं आपके सामने रखूं 674.72 और एवरेज डेली वॉल्यूम जो हमने कैलकुलेट किया पिछले हफ्ते का वो 475.32 मिलियन शेयर्स। ये तो पिछले हफ्ते की कैलकुलेशन आपके सामने रखी। आज की बात करने से पहले एक छोटा सा कंक्लूजन लेंगे हम, और इसीलिए हमने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है रजा जाफरी साहब को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिसर्च इंटर मार्केट के। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। रजा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। रजा साहब पिछले हफ्ते का मैंने वीकली आपके सामने सब रख के दिखाए सारी चीज़ें। क्या ख्याल है आपका, मार्केट की डायरेक्शन कैसी है पिछले हफ्ते, आप क्या कंक्लूड करेंगे? आई थिंक ऑब्वियसली पिछले हफ्ते से देखें, आज भी देखें और थोड़े टाइम पिछले 1-2 महीने से देखें तो अच्छी ऑब्वियसली रिकवरी है। इनफैक्ट जो महीना है इसमें प्रॉब्ली हम शायद 7% प्लस तो हो गए होंगे। थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी स्टार्ट ऑफ द मंथ पे, जैसे ही वो दूर हुई है बाज़ार का बड़ा स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं रिबाउंड है, बावजूद उसके कि फॉरेन सेलिंग है। तो लोकल सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लोकल बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है फंड्स की तरफ से, इंडिविजुअल्स की तरफ से। आई थिंक वो आपको देखता हुआ, जैसा आप कह रहे हैं कि ये ट्रेंड सा एक बन गया है, तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड डिफ़िकल्ट टू से कि जी एक अगले महीने एक्सटेंड होगा, लेकिन अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो लग रहा है कि एक्सटेंड हो सकता है इसमें कोई। पिछले हफ्ते हमने मार्केट को ज़्यादा नेगेटिव नहीं देखा, थोड़ी बहुत मार्केट नेगेटिव रही, लेकिन खुसूसन क्लोजिंग के वक्त भी हमने मार्केट के जो फ्रैक्शन फिगर्स आए दैट वाज पॉजिटिव। तो आपके हिसाब से कि जो डायरेक्शन में पिछले हफ्ते मार्केट रही दैट्स अ हेल्दी साइन? जी आई थिंक वजूहत क्या है, आई वुड थिंक कि जी थोड़ा सा कमोडिटी साइकिल में ग्लोबली रिबाउंड था। अगर आप ऑयल की बात देखें अभी ठीक है, मतलब मीटिंग सर पर ही है ओपेक की, बट वो उसकी तवक्कुआत बीच में थी कि ये अग्री कर जाएंगे प्रोडक्शन कट। अभी भी लेट्स सी अभी फाइनल होता है क्या, लेकिन क्योंकि हमारा इंडेक्स बड़ा कमोडिटी हैवी है ना, ऑयल का एंड ऑब्वियसली बाकी कमोडिटीज़ भी उससे लिंक्ड हैं। कमोडिटी हैवी इंडेक्स है तो वहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी आई ग्लोबली, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई। तो आप जहाँ तक कह रहे हैं कि पॉजिटिव है तो यस इट इज़ पॉजिटिव, लेकिन अगर ऑब्वियसली एक हद तक ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अगर बढ़ें तो ठीक है। एक पॉइंट एक साथ है कि खैर अभी पॉइंट वो बहुत दूर है कि इकोनॉमी पे फिर असरात मनफी होने लगते हैं। पाकिस्तान बल्कि दीगर कंट्रीज पे भी असर पड़ेगा, बिकॉज़ बड़ा सेंसिटिव कमोडिटी अगर ऑयल की हम बात करें। रजा साहब वीकली तो हमने बात कर ली, आज की बात करेंगे। आज के फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रखूं, अगर आज की बात
करूं तो आज हमने मार्केट की जो ओपनिंग देखी वो 43,000 से मार्केट ओपन हुई और 43,068 का इंडेक्स हमने देखा सुबह 9 बजे के करीब, और 9 बजे के बाद भी हमने देखा कि 69 पॉइंट्स का पॉजिटिव चेंज देखा मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट ने 184 पॉइंट्स का पॉजिटिव चेंज लिया मार्केट ने, और 43,184 का 100 इंडेक्स का लेवल जनरेट हुआ। उसके बाद 11 बजे के बाद हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा सा मुतासिर हुई है, मार्केट नेगेटिव हुई है, बिकॉज जो बाइंग एंड सेलिंग एकदम से आती है तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है, और अगर सेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की तो मार्केट ऑफकोर्स रिस्पॉन्स करती है। एनीवे सेकंड सेशन में हमने देखा कि अगर 3 बजे की बात मैं आपके सामने रखूं तो 43,000 का भी इंडेक्स जनरेट हुआ। उस वक्त हमने 19 पॉइंट्स पॉजिटिव देखे, उससे पहले मार्केट ने थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स कंसिडर किए थे, मॉनिटर किए थे। उसके बाद आज की क्लोजिंग्स में आपके सामने रखूं KSE 100 इंडेक्स की, 30 इंडेक्स की और ऑल शेयर इंडेक्स की। KSE 100 इंडेक्स क्लोजिंग लेवल 43,060, जिसमें हमने देखा कि 61 पॉइंट्स का पॉजिटिव चेंज आया 100 इंडेक्स में। 30 इंडेक्स की बात करेंगे, 30 इंडेक्स में हमने देखा कि 23,130 का इंडेक्स आया, जिसमें नेगेटिव चेंज आया 15 का। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अच्छा, 100 और 30 में आज मिला जुला रुझान रहा, जो इस वक्त कहना बहुत बेहतर होगा। ऑल शेयर इंडेक्स की बात करेंगे, ऑल शेयर इंडेक्स में जो क्लोजिंग लेवल आया वो 29,798 आया, जिसमें हमने 74.75 का पॉजिटिव चेंज देखा। ये तो हमने इंडेक्स की बात की है। बात करेंगे कंपनीज की। टोटल जो ऑब्जर्व कंपनीज आज हमने देखी दैट इज 418 कंपनी, जिसमें हमने एडवांस और इंक्रीज देखा 237 कंपनीज में, डिक्लाइन और डिक्रीज देखा 168 कंपनीज में, बट देयर इज नो चेंज इन 13 कंपनीज। 13 कंपनीज आर अनचेंज। ये तो हमने की है कंपनीज की बात। अब बात करेंगे इन्हीं कंपनीज में से उन वॉल्यूम लीडर्स की जो बेहतर रहीं कंपनीज वॉल्यूम्स के हिसाब से टॉप 5 में रहीं। तो सर फहरिस्त है लोटस केमिकल 30.07 का मिलियन शेयर्स में हमने उसका इजाफा देखा है। देन मीडिया टाइम्स लिमिटेड माशाल्लाह 28.29 मिलियन शेयर्स। निमिर रेंसिन्स में हमने 15.65 मिलियन शेयर्स देखे। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 15.27 मिलियन शेयर्स। बैंक ऑफ पंजाब 15.16 मिलियन शेयर्स। बैंक ऑफ पंजाब को 2 महीने मुसलसल आपने टॉप लीडर में देखा था वॉल्यूम्स में, आज वो 5वीं पोजीशन पर आ चुका है। लेकिन अमूमन बैंक ऑफ पंजाब वॉल्यूम्स के हिसाब से अपनी जगह बनाया हुआ है। अब बात करेंगे उन कंपनीज की जो टॉप गेनर्स रहीं। टॉप गेनर्स में सर फहरिस्त हमारे पास है रफान मेस, जिसमें हमने उसके शेयर प्राइस में ₹378 का इजाफा देखा। फिलिप मॉरिस पाकिस्तान में ₹88, दैन सर्विस इंडस्ट्रीज में ₹76, हिनो पार्क मोटर्स में ₹75, दैन इंडस डाइंग में ₹33। ये तो वो कंपनीज हो गए जिनके शेयर प्राइस में आज आपने इजाफा देखा। बात करेंगे टॉप लूजर्स की। टॉप लूजर्स में वो कंपनीज होंगी जिनके शेयर प्राइस में आज कमी रही, खसारा रहा। तो टॉप लूजर्स में विद पाकिस्तान, उसके शेयर प्राइस पे हमने 102 रुपीज़ का लॉस देखा। दैन कॉलगेट पामोलिव ₹47 लॉस। सैनोफी एवेंटिस में ₹29 लॉस। सिमेंस पाकिस्तान ₹21, देन सफायर फाइबर ₹20। ये वो कंपनीज हैं जिनकी आज शेयर प्राइस में खसारा रहा, घाटा रहा। लेकिन आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि आज टॉप गेनर्स में, टॉप लूजर्स में आपको कुछ नई कंपनीज के नाम नज़र आए हैं, और वो नाम नज़र नहीं आ रहे जो अगर मैं बात करूं जुलाई और अगस्त और सितंबर के स्टार्ट की, वो स्टॉक्स, वो कंपनीज अब नज़र नहीं आ रही। इस पर बात भी करेंगे क्या वजूहात हैं कि वो कंपनीज एकदम से जो है वो रिपोर्ट हो गई हैं। तो इसीलिए रज़ा जाफ़ी साहब से हमने रब्ता किया है, वो हमारे शो में भी आए। रज़ा साहब, आज कुछ कंपनीज़ को हमने टॉप गेनर्स में और टॉप लूजर्स में नए नाम देखे हैं। अगर मैं गेनर्स की बात करूं तो कुछ कंपनीज हमें नई नज़र आई हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात है? एक पर्टिकुलर ग्रुप भी था, अगर अगस्त और सितंबर की मैं मार्केट की बात करूं, जिसने मार्केट को बड़ा सपोर्ट किया है केमिकल के हवाले से, सीमेंट के हवाले से, बैंक के हवाले से, अब नज़र नहीं आ रहा। वाई? नहीं, अभी अगर आप कहने कि जो टॉप गेनर में थोड़े से नए नाम नज़र आए हैं, उसमें बेसिकली हुआ है कि राइट ऑन फ्राइडे एक खबर आई थी कि गैस प्राइसेस ECC ने कम कर दी हैं 600 रुपये फी MMBTU से 400 रुपये। बहुत बड़ा चेंज है, तकरीबन 33%। वो इम्पैक्ट कर रहा है कुछ सेक्टर्स को, कुछ स्टॉक्स को। तो अगर आप कह रहे हैं कि जो नए नाम नज़र आए हैं, लॉटकेम की अगर आप बात कर लें तो वो बहुत अरसे बाद ऑब्वियसली उसमें एक तेज़ी की लहर इसमें नज़र आई है। लग ये रहा है कि कंटिन्यू करेगी, बिकॉज इन लोगों की इनपुट कॉस्ट्स कम हो जाती हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर पे भी इसका अच्छा असर है।
लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो थोड़ा सा सप्लाई साइड उसकी हैवी हुई है तो लग रहा है कि शायद उनको थोड़ी सी पूरा बेनिफिट ना ले पाए, कीमतें उनको काटनी पड़े। बट केमिकल स्टॉक्स का मैं पूछूंगा, सवाल रखूंगा, वाई के नज़र क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है मार्केट में। और अगर अभी आपने शुरू में आप बोले थे ऑयल प्राइसेस का, अब कमोडिटी ऑयल प्राइस अगर अच्छी है बुरी है तो ये एक अलग डायरेक्शन पर मार्केट को ड्राइव करते हुए लेके जा रही है। ब्लू चिप्स की अगर कंट्रीब्यूशन ना हो तो स्टॉक मार्केट पे कितना असर पड़ेगा? मेरी ऑफ कोर्स ब्लू चिप्स हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑयल सेक्टर ने लास्ट वीक ऑब्वियसली थोड़ी बहुत रैली आई कि अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देख रहे हैं कि जी कितने रुपए से बढ़ रहा है तो वो तो फिर ऑब्वियसली जो 2000, 3000, 4000 वाला स्टॉक है वही आपको फिर रुपए में आपको ऊपर नीचे नजर आएगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो सर्टनली ब्लू चिप की कंट्रीब्यूशन है, बैंकिंग सेक्टर की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है पिछले 1-2 महीने, वो थोड़ा सा लग रहा है कि जी जो आके थोड़ा सा थमी है। बट ऑब्वियसली ऑयल अगर इंटरनेशनली कीमतें बढ़ती हैं तो डेफिनेटली आपकी ENP परफॉर्म करेंगे, आपके OMCs परफॉर्म करेंगे, रिफाइनरीज परफॉर्म करेंगे, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो ब्लू चिप्स ऑब्वियसली इट्स अ साइन हिस्टोरिकली अगर आप देखें, अगर ब्लू चिप्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे इंडेक्स की रैली में, हिस्टोरिकली इसको एक ऐसा साइन माना जाता है, मार्केट की कन्वेंशनल विजडम है कि शायद रैली एक अपनी आखिरी मराहिल पर है, क्योंकि रैली ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में तो बाजार ना ऊपर जाती है नीचे जाती है, वो स्टेजेस में जाती है। सही है। अमूमन ये मार्केट की पुरानी एक सेइंग है कि अगर ब्लू चिप्स लग रहा है कि जी उनमें रैली आ चुकी है और सेकंड थर्ड टियर स्टॉक्स चलने लगे हैं तो वो एक साइन होता है कि मार्केट की रैली आखिरी मराहल पर है। बट आई वुड स्टिल थिंक कि ब्लू चिप्स में अभी भी पोटेंशियल है, ऐसी बात नहीं है। वो अभी जाके थोड़ा सा फ्लैटन आउट हुए हैं, बट अगर मैं 6 महीने का कहने के सीज़न होता है, पर्टिकुलर स्टॉक की भी बात करें, किसी खास स्टॉक की बात करें तो स्टॉक्स सीजनली मैटर करते हैं। आर यू एग्री विद इट? नहीं, कुछ स्टॉक्स ऑब्वियसली देखें दे विल फॉलो प्रॉफिट्स, राइट। अगर कुछ चीज़ें हैं जो मिसाल के तौर पे अगर कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो इनका जो मे बी विंटर की चीज़ें बनाती हैं जो खाली सर्दियों में उनकी का, तो वो ऑब्वियसली विंटर में उनके प्रॉफिट्स बेहतर आएंगे। तो वो ऑब्वियसली ईयर पे तो एवरेज आउट हो जाता है, बट सर्टनली सीजनैलिटी बहुत सारे स्टॉक्स में आती है। देयर आर हाई डिमांड पीरियड्स, देयर आर लो डिमांड पीरियड्स। FFPL की बात कर लें तो उसका विंटर सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होते हैं, या सेम फॉर ट्रैक्टर सेल्स अगर आप बात करें तो उनकी भी सीजन्स होते हैं कि जी एक गाड़ियों की बात कर लें तो साल के एंड पे लोग लेना बंद कर देते हैं कि जी नए साल का मॉडल आएगा, तो वो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट तो होता है इसमें के इफेक्ट ऑफ कोर्स ठीक है। मार्केट मेकर्स कौन से ज़्यादा एक्टिव सेक्टर नज़र आते हैं आपको? इस वीक की बात करूँ या पिछले वीक की बात करूँ? इस हफ्ते तो आई थिंक केमिकल साइड ही रहेगी आपकी। जिस तरह की न्यूज़ अगर आपने देखी है कि गैस प्राइसेस नीचे आई हैं, इट हैज़ टू बी केमिकल्स। ग्लासवेयर में हमें नज़र आ रहा है, टेक्सटाइल में नज़र आ रहा है, फर्टिलाइज़र में आपको इंटरेस्ट नज़र आएगा। बहुत वक्त बाद फर्टिलाइज़र में इंटरेस्ट नज़र आया है। तो ये सेक्टर्स मेरे ख्याल में जितनी इम्पैक्ट है इन पे, मेरे ख्याल में तो अभी इनकी इस हफ्ते तो यही आपके मार्केट को ड्राइव करेंगे, क्योंकि बाज़ार में अगर आप देखें आज ऑब्वियसली कैप्स काफ़ी आइटम्स पे लगे होंगे और वॉल्यूम्स भी हैं, बट इनका कंट्रीब्यूशन वेट वाइज इतना नहीं है मार्केट में, इसलिए इंडेक्स इतना नहीं बढ़ा है। बट अगर आप इंडिविजुअली नेम्स को देखेंगे केमिकल साइड पे तो सर्टनली आपको नजर आएगा कि अच्छी रैली रही है आज, और आई थिंक कंटिन्यू भी रहेगी। ऑयल प्राइस कितना सपोर्ट करेगी मार्केट को? इफ़ दो कंडीशंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट हमारी क्या अनाउंस करती है कि ऑयल प्राइसेस को कितने पे रखा जाए। अगर हम इंटरनेशनली ऑयल प्राइस के साथ चले तो हमारी मार्केट पे क्या असर पड़ेगा उसका? देखिए, ऑयल प्राइसेस अगर आप देखें तो ENP का वेट तकरीबन 12-13% है। इसके अलावा ऑब्वियसली अगर आप रिफाइनरीज और OMCs को मिला लें तो आप रफली स्पीकिंग 20 पे तो पहुंच ही जाएंगे। इसके अलावा ऑब्वियसली कुछ कमोडिटीज़ हैं ग्लोबली जो ऑयल से अपनी क्यू लेती हैं। फर्टिलाइज़र भी हो सकता है, उसमें यूरिया भी हो सकता है, डैप भी हो सकता है, बहुत चीज़ें ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड हैं। अगर ऑयल प्राइसेस यहाँ से बढ़ती हैं तो ये इंडेक्स के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा एक हद तक बढ़ें। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी इकॉनमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आप नेट ऑयल इंपोर्टर हैं, वो लेवल्स शायद $100 पहले हुआ करते थे, 100 या उससे ऊपर, अभी आप ऑब्वियसली लेस देन $50 हैं, तो बहुत गुंजाइश है ऑयल प्राइसेस को ऊपर जाने की और आपकी इकॉनमी को वो प्रेशर लेने की। टर्नओवर भी आज का अगर रखूँ मैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ का, वो इतना ख़ास नहीं आया जो अमूमन बहुत ज़्यादा आता है। इस पर्टिकुलर सेक्टर की मैं बात करूं, आज का मैं आपको बताऊं 7,87,200, और जिसमें हमने 143 कंपनीज में एडवांस देखा है और 76 में हमने डिक्लाइन देखा है। तो आज की क्या वजूहत है कि आज हमने वीक का आगाज़ भी देखा मंडे और फ़ौरन ही इसी पर्टिकुलर सेक्टर पे असर हुआ? बिकॉज ऑब्वियसली ये जो लास्ट वीक की रैली थी वो OPEC की मीटिंग है इस हफ्ते,
उसकी एंटिसिपेशन में थी। वीकेंड पे न्यूज़ ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने शायद नॉन ओपेक कंट्री से मिलने से इनकार कर दिया और अभी खुद ही विद इन ओपेक डील, वो समझ नहीं आ रहा उनको कि हम कटौती करें अपनी प्रोडक्शन में तो कितने से करें और कौन ब्रांड लेगा, सऊदी लेगा या ईरान लेगा या इराक लेगा, वो करना नहीं चाह रहे। तो ऑब्वियसली ऑयल प्राइस ने थोड़ा सा फिर पुल बैक किया है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? जो अभी ऑफर्स आ रही हैं, जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, 17 कंपनीज 17 कंट्रीज़ की मैं बात करूं, उनकी तरफ से प्रपोजल है 40% ऑफ PSX शेयर्स को सेल करना है। क्या लगता है आपको किस कंट्री के साथ हमारी आने वाले दिनों में एसोसिएशन हो जाएगी और किसी हद तक हम कामयाब हो जाएंगे? कोई भी आए, आई वुड होप कि वो प्रोफेशनली काम करे, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पिछले 7-8 साल से देखें तो बाज़ार के वॉल्यूम्स या वैल्यू ट्रेडेड उस लेवियत के नहीं हैं जो 2005-6-7 में हमने देखे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। इनफैक्ट कुछ प्रोडक्ट्स जो थी उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, लेवरेज हो गई बाज़ार में फॉर इंस्टेंस, या लिक्विडिटी स्टॉक्स में हो गई, या लिस्टिंग्स की स्पेस हो गई, वो उतनी नहीं है जितनी आइडियली होनी चाहिए। अगर कोई भी हो सकता है वो चाइना हो, दैट्स व्हाट वी आर हियरिंग, अगर चाइनीज़ एक्सचेंज जाके लेती है तो सर्टनली एक ट्रिगर होगा ये बाज़ार के लिए, बिकॉज वी वुड होप कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगी। बिकॉज पिछले 7-8 साल में मेरी अपनी व्यू ये है कि बाय साइड के लिए आसानियाँ रही हैं, सेल साइड का इतना कोई ब्रोकर के लिए मेरे ख्याल में तो मुश्किल आती रही हैं पिछले 7-8 साल। तो वो बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। एंड आई थिंक कि जी अगर ऑब्वियसली कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट आती है बाहर से, वो अपने प्रॉफिट्स देखेगी, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेगी जो बाज़ार के लिए अच्छी। ठीक है रज़ा साहब, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। Let's take a break. Don't go anywhere. We will be right back. Stay with us. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हम कर रहे थे मार्केट के हवाले से, और अब बात करेंगे हम आज की हाइलाइट्स हैं, टॉप स्टोरीज हैं, वो मैं आपके सामने रखूँ। आज की जो हाइलाइट्स हैं वो आपके सामने रखूँ। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेफ्ट द टारगेट रेशो ऑन होल्ड एट 5.7% ऑफ फॉर द नेक्स्ट 2 months इन द मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑन सैटरडे। The government raised rupees 289.74 billion from the auction of market T-bills of various tenors, exceeding its target of rupees 250 billion. The central bank had received much higher bids of the rupees 480.38 billion in the earlier auction. Also, the target set was exceed. ये स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को जो सैटरडे को अनाउंस हुई है और अनचेंज रखी है इन्फ्लेशन रेट को, और क्या वजूहात हैं। 2 months की बात की है, लेकिन समथिंग इज़ डिफरेंट। अगर आप बात करेंगे पिछले साल की अक्टूबर 2015 की, तो मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हुए इन्फ्लेशन 1.6% बढ़ी है। दौरानिया 1 साल का मैंने आपके सामने रखा है। रज़ा साहब अनचेंज रखा है इन्फ्लेशन को, 2 महीने की इन्होंने बात की है। क्या लगता है आपको, कितना अग्री करेंगे आप मॉनेटरी पॉलिसी से? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी मुताबिक था, स्टॉक मार्केट की, मनी मार्केट की। इन्फ्लेशन में ऑब्वियसली महंगाई की शरह में इजाफा है और पिछले साल से है, लेकिन अभी भी मैनेजेबल है। अगर आप लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की महंगाई की शरह देखें तो तकरीबन 9 से 10% होगी। अभी भी अगर आप देखें तो 4.2% पे आई है। और कोर इन्फ्लेशन भी अगर आप देख लें, नॉन फूड और नॉन एनर्जी, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी का कोई ख़ास असर नहीं होता, फूड और एनर्जी तो कंट्रोल में है नहीं सेंट्रल बैंक के, तो वो भी 5.2% है। वो थोड़ा सा देखने वाला नंबर है क्योंकि वो 19 महीने का हाई है। तो ट्रेंड तो यही नज़र आ रहा है कि ऊपर की तरफ ही है, क्योंकि एक बेस इफेक्ट हमारा हो रहा है। और रज़ा साहब 2 महीने की क्या कारकर्दगी देखना, अब अगर ईयरली कैलकुलेशन करें तो इन्फ्लेशन बढ़ी है, ढकी छुपी बात नहीं है, रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें 1.6% बढ़ी है। आप क्या समझते हैं कि महंगाई मतलब स्टेबल कह रही है गवर्नमेंट? अगर आप 1 साल से उसको देखें तो 1.6% इजाफा हुआ है, पिछले साल 4.2 का था, तो कितना आप इससे डिसएग्री और एग्री करेंगे? नहीं देखें, सेंट्रल बैंक तो इंक्रीज देख रहे हैं ना, कीमतें तो बढ़ेंगी ओवर टाइम, लेकिन ऑन एवरेज इसका मतलब यह है कि अक्टूबर के महीने में जो ऑन एवरेज कीमतें थी वो पिछले अक्टूबर से अगर आप मिलाएं तो 4.20%, 4.2% का इंक्रीज है, जो कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो अमूमन साल में कीमतें 9 से 10% बढ़ता करती थी पाकिस्तान में। पिछले लॉन्ग टर्म हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो 4% का बढ़ना फिर भी कंट्रोल में है। अभी भी आपके इंटरेस्ट रेट जो हैं वो इन्फ्लेशन से
ऊपर हैं, 5.6% है आपका पॉलिसी रेट और डिस्काउंट रेट 6.25% है। तो आई थिंक ये फ़िलहाल तो ये ठीक है, लेकिन लग ये रहा है कि 6 महीने में, अगले 6 महीने अगर ट्रेंड यही रहा इन्फ्लेशन का और महंगाई की शरह में इजाफा आया फॉर वट एवर रीज़न, हो सकता है वो तेल की वजह से आए, हो सकता है कोई और वजह से आए, तो फिर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स भी फिर शायद ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, शायद मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर से, ये हमारी तवक्को है। लेकिन ऑब्वियसली हर किसी का इस पे डिफरेंट व्यू होगा, बट कंसेंसस ये आ रहा है कि बिलोंग टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, जो अगर बात करें हम ACC और CA दे वांट के वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेहतरी देखेंगे हम इन फैक्ट्स एंड फिगर्स में, बिकॉज मुसलसल जो 3 रिपोर्ट्स आई हैं मॉनेटरी पॉलिसी की मैं बात करूँगा, उसमें उन्होंने स्टेबल रखा है। तो गवर्नमेंट की अगर आप कारकर्दगी की पे बात करेंगे तो वो बेहतर तो नहीं हुई, इसका मतलब बेहतरी की बात तब होती जब आपकी इन्फ्लेशन कम होती। देखिए इन्फ्लेशन एक लेवल्स हैं, इन्फ्लेशन बहुत कम हुई है हिस्टोरिकल लेवल से अगर आप बात करें, पहले बहुत हाई हुआ करती थी, उसमें बड़ा असर। हम हिस्टोरिकल में नहीं जा रहे ना, हम पिछले 5 साल की बात करेंगे, अभी की बात करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, 2 साल की बात करेंगे। इन्फ्लेशन अगर आप पिछले 2 साल में देखें तो पहले से बहुत कम है, ठीक है, और 4% इन्फ्लेशन पाकिस्तान के हिसाब से तो बहुत ही सर, ऐसे तो पहले डॉलर 60 रुपीस पे स्टेबल था, 107 पे आ गया। तो पहले लेकिन ऑब्वियसली अगर आप देखें तो 104 पे ही पिछले 2-3 साल से खड़ा हुआ है। और अगर आप देखें बहुत सारी करेंसीज जो US इलेक्शन हुए हैं 8 नवंबर को, उसके बाद से बहुत सारी करेंसी स्लिप हुई हैं, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, हमारी करेंसी ने स्लिप नहीं किया है। तो वो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसको ऑब्वियसली इसको कंट्रोल किया जा रहा है। राजा साहब, फिर हमारी रिलेशनशिप क्या बननी है? अगर मतलब डॉलर, अगर वहाँ इलेक्शन हुआ है तो हमारी करेंसी क्यों स्लिप होगी? देखें वो बात नहीं है, वहाँ पे ये है कि ऑब्वियसली वहाँ पे डिमांड, जिस तरह की उन्होंने बातें करी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, तो वहाँ पे तवक्को है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आप कह रहे थे ना कि हमारी करेंसी का, जी, उसकी वजह यह है कि करेंसी के जो मूवमेंट्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से हैं। तो हमारा इंटरेस्ट रेट अगर यहीं रहता है और US में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू एडजस्टमेंट इन करेंसीज, बिकॉज अदरवाइज वो प्रिंसिपल इफेक्ट हो जाएगा ट्रेड का। मतलब द सेम गुड हेयर इन पाकिस्तान, मैकडोनल्ड्स बर्गर इन पाकिस्तान शुड बी द सेम प्राइस इन पाकिस्तान। अगर आप कन्वर्ट करें तो अगर वो फ़र्क आएगा करेंसीज में, तो इन्फ्लेशन में फ़र्क आएगा, तो एक्सचेंज रेट हैज़ टू एडजस्ट। ठीक है। अच्छा, कहा ये जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अगर डॉलर कमज़ोर पड़ेगा तो पाकिस्तान का फ़ायदा है। डॉलर कमज़ोर नहीं हो रहा है, तवक्को शायद यही थी कि ये हो, लेकिन आई थिंक जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, आई थिंक वो इलेक्शन रेटरिक अलग था उनका, प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन थोड़ी सी उन्होंने मैच्योरिटी की बातें की या डिफरेंट बातें करी हैं और स्पेंडिंग की बातें करी हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ की अगर आप मार्केट देखें तो वो भी बढ़ ही जा रही है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव ले रही हैं बाज़ारें। आई थिंक इसमें अभी भी ऑब्वियसली हर्डल्स आएंगे, इतना सिंपल नहीं है, बट आई थिंक लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली डॉलर स्ट्रेंथन होता रहेगा। अगर डॉलर स्ट्रेंथन होता रहेगा, लग यही रहा है कि ओवर द मीडियम टर्म हम वीकन होंगे। अब वो किस पेस से वीकन होते हैं, वील हैव टू सी। सही। अच्छा, मनी मार्केट की बात करेंगे। बैंक बोरिंग राइज हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैंने अभी पढ़ के भी बताया कि जो ट्रेजरी बिल है वो वेरियस स्टैंडर्ड से लास्ट थर्सडे जो जिनकी टारगेट थी ₹250 बिलियन, और सेंट्रल बैंक रिसीव मच हायर बिड्स ऑफ ₹480 इन द अर्लियर ऑक्शन, आल्सो द टारगेट वाज एक्सीड। क्या कहेंगे आप टी के हवाले से? जी, बेसिकली इसका यही है कि अगर आप देखें पिछले 2 साल पहले हुकूमत ने PIB बहुत भारी मिकदार में ले लिए थे, वो मैच्योर हुए हैं इस साल, अब वो अगले साल भी मैच्योर होंगे। टी बिल्स बड़ा मोस्ट पॉपुलर ट्रेजरी प्रोडक्ट है गवर्नमेंट की, तो बैंक्स लिक्विड बैठे हुए हैं, लेंडिंग बढ़ रही है लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रही अभी भी जितनी से होनी चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हो गए हैं आई बिलीव इनटू 17, तो लिक्विडिटी है बैंक्स के पास, तो ऑब्वियसली वो नज़र आ रहा है कि टारगेट से मज़ीद ऊपर वो प्लेस करना चाह रहे हैं विद सेंट्रल बैंक। तो आई थिंक इट इज़ अ साइन कि जी बैंक्स काफ़ी लिक्विड बैठे हुए हैं। I think that's what it shows. सीमेंट एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान डिक्लाइन हो गई है। सीमेंट वैसे ही अगर आजकल की बात करें तो प्रोडक्शन इतनी हो नहीं रही, डिमांड सप्लाई का थोड़ा सा इशू आया, फिर उसके बाद हमने देखा कि एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। फिर एक कंट्री की बात की, हमने रिपोर्ट निकाली पूरी कि अफगानिस्तान में भी जो है हम सीमेंट जो बेचते थे वो भी मुतासिर हुई है, डिक्लाइन हुई है। क्या वजूहत हैं इसकी? आई थिंक पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, इनकी 2 बड़ी वजूहत हैं। एक तो अफगानिस्तान की अगर आप बात करें उसमें इरानियन सीमेंट से काफ़ी कंपटीशन है, एक तो उसने मार्केट कैप्चर कर ली है। दूसरी बड़ी वजह है कि लोकली आपको मार्जिन बेहतर मिल रहे हैं।
अच्छा। तो कीमतें यहाँ लोकल आप तो प्रेफर कर रहे हैं सीमेंट प्लेयर्स के पिछले साल से अब तक 23.0% हमने जो है वो डिक्लाइन देखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई हैं। इनफैक्ट आई वुड प्रॉब्ली थिंक कि अब इंडिया को जितना आप सीमेंट भेज रहे हैं वो अफगानिस्तान से ज़्यादा हो गया है, विच इज़ सरप्राइजिंग क्योंकि आप हालात आपके सामने हैं। तो अफगानिस्तान तो बिल्कुल ही आई थिंक ख़त्म हो गया। ये मार्केट 10 साल पहले ही शुरू हुई थी, बहुत तेज़ी से इसको कैप्चर किया, लेकिन अब ये बिल्कुल ही वापस एक फुल सर्कल आ गई है। आई वोंट से कि जी यही रहेगा, मतलब फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि जब तक इतना मार्जिन डिफरेंशियल है लोकल प्राइसेस में और एक्सपोर्ट प्राइसेस में, तो लोकल प्राइस क्योंकि लोकल डिमांड है। आप ठीक कह रहे हैं कि हाल में थोड़ा सा डिमांड में थोड़ी सी रुकावट नज़र आई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि रियल इस्टेट पे जो थोड़े से इन्होंने रूल चेंजेस करे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हल्की सी धीमी हुई है, जिसकी वजह से सीमेंट डिमांड हल्की सी नीचे आई है, लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है लोकल डिमांड। बिल्कुल है। तो डिमांड जो स्ट्रॉन्ग है तो बेहतर है कि अगर आप यहाँ 500 रुपये फ़ी बोरी बेचें, ना कि आप बाहर मार्केट में 350 रुपये फ़ी बोरी बेचें, तो बेहतर है यहीं बेचें। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लोकल डिमांड को फुलफिल भी कर दें और मुनाफा भी ज़्यादा कमा लें। बिल्कुल ठीक है। और आप दूसरे जो है टैक्सेस से और बैरियर से भी बच जाएंगे। मतलब टैक्सेस का ये है कि ऑब्वियसली वो एक्सपोर्ट सेल्स पे कम टैक्स होता है, ऐसी बात नहीं है। एट द एंड आपको प्रॉफिट लोकल ज़्यादा दे रहा है। जी, तो इतनी परेशानी नहीं है सीमेंट प्लेयर्स को अगर अफगानिस्तान की सेल्स नहीं हो रही चीज़ें, लेकिन बेहतर ये है कि लोकली फुलफिल करें एंड दैट्स बेटर कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट से कंसर्न है, उनको मिल रहा है। क्या लगता है, आप अभी रियल इस्टेट की भी बात कर रहे थे, एवोल्यूशंस आई गवर्नमेंट की तरफ से आई, पॉलिसीज़ जनरेट हुई, इम्पोज की गई, लेकिन काम रुका नहीं, फिर थोड़े से मामला कॉम्प्लेक्स हो गए। लेकिन जिस स्पीड से हम इस सेक्टर को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इट्स अ गुड साइन और हेल्दी साइन जिस हिसाब से हमारी मार्केट आगे की तरफ बढ़ रही है? आई थिंक रियल इस्टेट की अगर आप बात करें तो बहुत ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। हाउसिंग की बैकलॉग बहुत है आपके, तकरीबन अभी भी हर साल हाउसिंग बैकलॉग भर जाती है, तकरीबन 9 या 10 मिलियन यूनिट्स की बैकलॉग होगी। हाउस होल्ड साइज़ आपका 6-6.5 है ऑन एवरेज। बहुत ज़रूरी है कि रियल इस्टेट डेवलपमेंट, और आई थिंक ये वाहिद आई थिंक ऐसा सेक्टर है जिसकी हर चीज़ से इसके बैकवर्ड लिंकेजेस है ना। आप अगर सीमेंट ज़्यादा खर्च हो रहा है तो कुछ बन रहा है तो आपको स्टील भी चाहिए, सरिया भी चाहिए, पेंट भी चाहिए, आपको केबल्स भी चाहिए। अगर कोई वो घर बन रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो किचन का सामान भी आएगा, तो फर्नीचर भी आएगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है, तो बहुत ज़रूरी है कि मुल्क में कंस्ट्रक्शन हो और तेज़ी से रहे। बहुत तो इसमें हर इंडस्ट्री में थोड़ी सी आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ऑब्वियसली अगर ये चीज़ें हो रही हैं और डोमेस्टिक डिमांड है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। आज 9th जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन का एक सेरेमनी थी जिसको कंडक्ट किया, जिसको चेयर किया इसाक डार साहब ने, मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, और उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर है ये चीज़ें, और उन्होंने जो बाय एनुअल रिपोर्ट्स थी उस पर डिस्कशन की, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दिसंबर में भी हम फाइनल एक बैठक लगाएंगे। क्या लगता है आपको, ऐसे मामलात हो रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस सेरेमनी से ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ आने वाले साल के लिए एक्सपेक्टेड हैं? देखिए, NFC अवार्ड से जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि जी फेडरल रेवेन्यू पूल जो होता है, जो टैक्सेस सारे आपके जमा होते हैं, उसका क्या हिस्सा प्रोविंसेस को जाता है। ठीक है। आई थिंक लास्ट 57% जो है, जो 8th NFC अवार्ड है, 57% ऑफ द रेवेन्यू पूल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वो तकसीम हो जाता है प्रोविंसेस में। पंजाब चला जाता है, सिंध चला जाता है, फिर वो अपने खर्चे वहाँ से निकालें। अब जैसे बहुत सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशन ले लें आप, पुलिस ले लें, वो प्रोविंसेस खर्च करती हैं, वो वफाक खर्च नहीं करती। इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, रिस्क भी हैं। अगर आपने ऑब्वियसली वो आपके पास लिमिटेड रूम रह जाता है, वफाक के पास लिमिटेड रेवेन्यू पूल रह जाता है, प्रोविंसेस के पास ज़्यादा पैसे आते हैं। अगर वहाँ पे अगर आप उसको ठीक से इस्तेमाल करें तो ठीक है, अच्छा पॉजिटिव। लेकिन अगर आप उसमें रुकावटें हों, करप्शन हो, तो देन फिर ऑब्वियसली फिर वो उसका मकसद ज़ाया हो जाता है। तो इसमें तो प्रोविंसेस की पावर ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो तकरीबन 60% पैसा तो कहा कि हम हर जो है वो सूबे के लिए जो उसका पूरा हक देंगे, और तमाम तर जो जी वो पॉपुलेशन के हिसाब से जाता है, ज़्यादातर पंजाब को जाता है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली वो अगर उसको आप सही से यूटिलाइज़ करें तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें इनएफिशिएंसीज हैं तो बेसिकली हाथ पाँव तो आपके फेडरल लेवल पे कम हो गए ना, मतलब आपकी जितनी सख्त थी स्पेंड करने के लिए वो कम हो गई। मुख्तसर स्टील सेक्टर का आपसे पूछूंगा। स्टील सेक्टर पे बहुत रिपोर्ट्स आई। अब अगर गवर्नमेंट की बात करें, पाकिस्तान स्टील मिल की बात करें, वो कैसे सर बेहतर हो सकती है? उसके लिए हमें क्या इकदाम करने होंगे, क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, एम्प्लॉई को कैसे बेहतर किया जा सके, प्रोडक्टिविटी कैसे बेहतर हो सके, इस पर ज़रा सा। नहीं, पुरानी इशूज़ हैं, इनकी लेगेसी इशूज़ हैं। लेकिन ह्यूज सेक्टर नहीं बिल्कुल ह्यूज सेक्टर है, उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बट ये कि ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में अगर वो बंद भी होता है तो प्राइवेट सेक्टर आपका मौजूद है, आप इम्पोर्ट्स कर लेते हैं। आई थिंक थोड़ी सी हार्ड डिसीजंस लेनी पड़ेंगी इस पर। ये कुछ चीज़ें हैं जो सफ़ेद हाथी आप कह लें हैं, वो अनफॉर्चुनेटली हर साल ये नुकसान
नुकसान दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप उन पे देख लें कि जी ऑब्वियसली इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट है। डू यू थिंक इट्स बेटर इट्स गो फॉर प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन मेरे ख्याल में तो अगर आप कुछ भी देख लें, अगर आप पीटीसी देख लें, कराची इलेक्ट्रिक देख लें, मेरे ख्याल में तो बेहतरी ही आई है उसमें, तो सर्विस क्वालिटी में देख लें या टर्न अराउंड इन कंपनीज तो बिल्कुल बेहतरी आई हैं। तो मेरे ख्याल में तो अगर ये ऑप्शन है तो डेफिनेटली इसको एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट पीआईए? पीआईए एज वेल, मतलब पीआईए को क्यों नहीं, अगर बाकी मतलब स्टेट एयरलाइंस कहाँ नज़र आती हैं दुनिया में, मतलब ज़्यादातर प्राइवेट एयरलाइंस ही कम्पीट कर रही हैं। तो ठीक है, इट्स अ नेशनल एसेट, लेकिन ये कि अगर वो नुकसान में है और ज़्यादा नुकसान में है तो फिर इसको फिर तो टफ डिसीजंस लेनी पड़ेंगी। देखें वैसे यूनियंस हैं हर जगह पे, इट्स डिफ़िकल्ट टू सी कि जी हुकूमत अपने आखिरी साल में जाते हुए नज़र आ रही है। लगता नहीं है कि कोई इस तरह की मुश्किल डिसीजन ले पाएंगे और नॉन पीआईए एंड स्टील में। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, इस तरह की डिसीजंस नॉर्मली अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने शुरू में 1-1.5 साल में कर ले तो इट मेक सेंस। तो वो पॉलिटिकल एक विल पावर होती है टूवर्ड्स हेडिंग टूवर्ड्स इलेक्शन। मुश्किल नज़र आ रहा है कि मुश्किल इस तरह के डिसीजंस ले पाएगी हुकूमत। आपको लग रहा है कि ऐसा मुश्किल है? नहीं, बिकॉज पिछली गवर्नमेंट में भी हमने देखा कि कोई इनिशिएट नहीं लिया गया पीआईए को खासकर लेकर, स्टील मिल को लेकर, और बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान देख रहे हैं। और एक ह्यूज सेक्टर है जो लिस्टिंग के हवाले से भी बहुत बेहतर है हमारा, ये स्टील की बात करेंगे और दूसरे सेक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे उनकी मोटिवेशन के लिए, उनकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्या करना चाहिए? डिपेंड करता है अगर सेक्टर में क्या है। अगर आप टेक्सटाइल की बात करें तो ऑब्वियसली वो थोड़ा वीक रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें तो वीक रही हैं, उसमें ग्लोबल डायनामिक्स भी हैं, लोकल भी हैं। तो पहले तो अंडरस्टैंड करें इशूज़ क्या, एनर्जी इशूज़ थे तो ठीक है, एलएनजी आ गई, थोड़े से वो बेहतरी हो गई। करेंसी अगर या तो करेंसी वीकन हो क्योंकि वो उनको एनर्जी के अलावा क्या ऐसे इशूज़ हैं जो प्रॉफिट भी नहीं जनरेट कर रहे और प्रॉब्लम कर रहे हैं सेक्टर को? क्या मसला है? देखिए आई मीन अब तो वही है कि जो उनकी रिबेट्स पर फंसी हुई हैं, पुराना कैश फ्लो इशूज़ हैं पुराने सेक्टर में। ख़बरों में तो यही आ रहा है आजकल के कुछ ऑब्वियसली एक पैकेज पे काम कर रही है हुकूमत। जैसे अभी आपने देखा कि जी गैस प्राइसेस भी कम हुए हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा। एनर्जी ही रही है मेरे ख्याल में, अगर आप बात करें तो आप कम्पीट नहीं कर पाते, या तो आपकी लो क्वालिटी है थोड़ा सा मेरे ख्याल में। तो आई थिंक गवर्नमेंट को कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इट्स नॉट वन थिंग ना। अगर आप कम्पीट कर रहे हैं वियतनाम से, इंडिया से, बांग्लादेश से, तो कोई वजह है कि वो ज़्यादा माल बेच रहे हैं बनिस्बत आपके, तो या तो आप कम्पीट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एनर्जी मिल रही है तो हो सकता है महंगी हो। तो दो तीन ये कॉस्ट है और क्वालिटी है। और अब हकीकतन ये देखें तो पिछले 6 महीने में एनर्जी का भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं रहा, बेहतर रही है एनर्जी की सूरत हाल, बहुत बेहतर रही है। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में मामला बहुत ख़राब थे। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा जाफ़री साहब आपका, आप प्रोग्राम में आए, आपने बेहतर राय से हमें आगाह किया। थैंक यू वंस अगेन, बिजनेस प्लस के लिए आपने वक्त निकाला। रज़ा जाफ़री साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मार्केट बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। 43,000 का इंडेक्स हमने जनरेट कर लिया, देख लिया, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा कुछ हमें इस मार्केट में देखना है। और माशाल्लाह ऑल इज़ वेल। तो आप लोग बाइंग एंड सेलिंग करते रहिए अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।